हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन 2 तक हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं थोड़ा सा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्रखंड विधि से हल कीजिए। देखो, इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये विधियां काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे आप सवाल लगाना सीखो, कैसे प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं और कैसे विलोपन विधि से लगाते हैं। फिर वज्रखंड विधि भी है, उससे कैसे लगाते हैं। ठीक है ना। उसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि आप चाहो तो फार्मूला याद रख सकते हो और अदरवाइज डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन ये भी है, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। थर्ड नंबर, एक इक्वेशन दिया हुआ है, दिया है समीकरण 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको प्रतिस्थापन और वज्रखंड भी दोनों से हल करना है। 1 2। ठीक है, पहले प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले बताई गई थी। याद करिए आप लोग किस तरह से बताई गई थी। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसको x या y के पदों में किसी भी पदों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 8x + 5y = 9। अब क्या करते हैं, 5y को उधर लेके जाते हैं। ठीक है, 5y को उस साइड लेके जाते हैं, तो 8x बराबर हो जाएगा 9 - 5y। इधर प्लस में है, बराबर उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो x = हो जाएगा 9 - 5y/8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 से हम x की वैल्यू उठा के समीकरण 2 पे रखते हैं। समीकरण 3 से x की वैल्यू 1 पे नहीं रखना है, क्योंकि 1 से हमने इसको बनाया है। समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर ये हो गया 3x। x की जगह पे इसको रख देते हैं 9 - 5y/8 + 2y = 4। x की जगह पे ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखो यहाँ पे x गायब हो गया, y आ गया, केवल y है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 का अंदर गुणा करते हैं, 9 × 3 = 27। अगर ये ऊपर नीचे कटता तो काट देते, पर कट नहीं रहा, ये 8 है, ये 3 है। ठीक है ना। और 3 बचे 15y, 3 × 9 = 27, 3 बचे 15y/8 + 2y = 4। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 - 15y, ये भिन्नों का जोड़ बनाना है। पहले इसको क्या करेंगे, अगर चाहो तो बटे में 1 करके एलसीएम लो, अदरवाइज सबसे सीधा तरीका इसके बटे का इसके ऊपर गुणा। 8 × 2 = 16y और पूरे के बटे पे आ गया 8 = 4। ये हो गया 27। 16y में 15y घटाएंगे, y 16 - 15y y/8 = 4। अब 8 को उधर लेके जाएंगे, ये हो गया 27 + y बराबर, ये उधर जाएगा तो 4 के साथ में गुणा हो जाएगा, 8 चौको 32 हो गया। ये हो जाएगा y = 32, ये 27 उधर गया तो -27, तो y बराबर हो गया 5। ठीक है, इस तरह से था। 8 को उधर लेके गए तो उसके साथ में गुणा हो गया, 8 चौको 32, इधर बचा 27 + y की वैल्यू निकालनी थी तो 27 को भी उधर ले गए तो 32 - 27, तो y बराबर हो जाएगा 5।
अब y की वैल्यू हम रख देते हैं किसमें, समीकरण 3 में। y का मान 3 में रखने पर y की वैल्यू 3 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू वाई। वाई का मान क्या है, 5 है, बटे 8, तो 9 माइनस 5 वाई, वाई का मान 5, 9 माइनस 5 पूरे 5 बटे 8, 9 माइनस 25 बटे 8। अब एक 9 में 25 घटाना है, या 25 में 9 घटा लो, तो 25 में 9 घटाएंगे तो 16, पर माइनस 16 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या घटाना है तो माइनस में आएगा, बटे 8, और 16 बटे 8 बराबर क्या होगा, 2। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, माइनस 2। ठीक है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, वज्र गुणनखंड विधि। उसमें लिखा हुआ है कि आपको किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो आपने ये विधि देख ली, उस विधि को भी देख लेते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप उपयुक्त मानते हैं। इस विधि में y बराबर 5 और x बराबर -2 मान सेम आएगा, उसको भी हल करेंगे तो उसमें भी y बराबर 5 और x बराबर कितना आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। इसके नीचे अब हम फिर से लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि में सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 8x समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 को हम इस तरह से लिख देते हैं, 8x प्लस 5y, इसको उधर लेके आएंगे, -9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि हम अपन कारक लगा रहे हैं। ठीक है ना, एक बार हम फार्मूला फिर से बता रहे हैं कि इस तरह से करते हैं। ये इक्वेशन हमको दिए रहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन दिए रहते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x अपॉन, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, किस तरह से निकालना है, x अपॉन वज्र गुणनखंड विधि। आप x को ऐसे राइट कर लो, छुपा लो, ये वाले में देखेंगे b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, फिर बराबर इसी तरह से फिर y बटे, तो y वाला छोड़ देंगे। ठीक है ना, y को ऐसे छुपा लिए, बचता कितना है, a1x c1 a2x c2। ठीक है ना, y बटे निकाल रहे हैं। y निकालते समय ध्यान रखेंगे, जब हमने x निकाला था तो ऐसे गुणा किया था, b1c2, ये b1c2 माइनस b2c1 को बाद में लिखेंगे, लेकिन जब y का करेंगे तो इधर से करेंगे, पहले a2c1 लिखेंगे। ठीक है ना, a2c1 माइनस a1c2 और बराबर 1 बटे, अब ये कांस्टेंट टर्म राइट कर लो, a1b2 माइनस a2b1। ये हो गया ना। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, इतना बराबर इतना, तो x बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये x की वैल्यू, तो आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट इस इक्वेशन को यहां से इनसे कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 का मान लिखो क्या है, a2 b2 c2, अतः x बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अगर ये फार्मूला आप याद रखते हो। अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट करते हैं अपन लोग, जैसे उसको इक्वेशन किया था ना इस तरह से, इसको भी उसी तरह से करेंगे। x अपॉन, x को हाइड कर लिया, 5 इंटू -4, इसका गुणा ना, 5 में -4 का गुणा होगा, -20 आएगा।
ठीक है ना, 5 इंटू -4 यही है ना, B1C2 B1C2 5 गुणे -4 -20, फिर क्या है माइनस है माइनस, इसका गुणा B2C1 2 गुणे -9, तो 2 में -9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -18, ये हो गया। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का है ये, और 2 में -9 का गुणा किया तो -18 बराबर y बटे, अब y का मान निकाल रहे हैं, y को हमने हाइड कर लिया, नीचे से करना है इस बार 3 गुणे -9 -27, फिर -8 गुणे -4, तो ये माइनस तो फार्मूले का हो गया, 8 गुणे -4 कितना हो जाएगा -32 हो गया। ठीक है, बराबर 1 अचर पद 1 A1 B2 8 दूनी 16 -5 तिहाई 15, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया x अपॉन -20 प्लस 18, y अपॉन -27 और माइनस प्लस 32 बराबर 1 बटे 16 15 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। x बटे -20 प्लस 18 -2, y बटे 32 -27 5, और ये बराबर 1 बटे 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से x अपॉन 2 ये बराबर किसके है, इसके, x अपॉन -2 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो यहां से हमको मिल जाएगा x बराबर -2, तथा ये 20 के बराबर है, y अपॉन 5 इसके बराबर है, y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ में गुणा, इसका इसके साथ में गुणा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। वैसे ये विधि थोड़ा छोटी है, 2-3 लाइनों में हो गई, बहुत ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसे ये विधि ज्यादा उपयुक्त लगी है, आप लोग अपना देख लो, जो विधि उपयुक्त लगे उसको लिख देना कि ये विधि उपयुक्त है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न टाइप से, तो निम्न समस्याओं को, ये एप्लीकेशन है ना रैखिक समीकरण का, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेशंस है। तो जब एप्लीकेशंस दी रहेंगी तो आपको ये नहीं पता रहता कि इसको हम किस प्रोसीजर से सॉल्व करें, आप प्रतिस्थापन लगा दो, विलोपन लगा दो, वज्रघन, जो विधि आए उसमें लिखा तो नहीं रहेगा कि आप इस विधि से लगाओ, जब लिखा रहेगा तो फिर लगाएंगे उसी विधि से, पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो जो आपको सुटेबल लगे आप उसको लगा दो। ठीक है, तो इसमें कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन में दिखा देता हूं, बाकी इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग वहां से आप लोग करिए। ठीक है ना, समझिए और करिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आप लोग बुक से देखना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, छात्रावास जानते हो हॉस्टल, उसके मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, मतलब छात्रावास में रह रहा है तो कितने दिन छात्रावास में खाना खाया, इस पर निर्भर करता है। अब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 10 दिन हो सकता है घर चला गया हो या कहीं और खा लिया हो, 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। देखो सवाल क्या है, सवाल है एक छात्रावास है, ठीक है ना, वहां 2 विद्यार्थी हैं। छात्रावास का रूल क्या है कि अगर आप प्रतिदिन भोजन करोगे, ठीक है, पहला तो उसका रेट फिक्स है कि छात्रावास में रहने का अलग रेट फिक्स है और खाने का अलग रेट फिक्स है। तो रहने के लिए नियत रेट फिक्स है कि भाई अगर आप केवल रहोगे तो इतना पैसा लगेगा, और अगर साथ में खाना भी खाओगे, ठीक है ना, साथ में खाना भी खाओगे तो उसका पैसा अलग से, रहने का अलग से और खाने का अलग से। तो रहने के लिए फिक्स है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई दूसरा रहे चाहे तीसरा, रहने का इतना ही है। खाने के लिए भी डेली का फिक्स है,
अब वो डिपेंड करता है कि मैंने कितने दिन खाया, इसने कितना दिन खाया, उसने कितने या और कोई भी है वो कितने दिन खाया। तो हमको ये बताना है कि वो छात्रावास का फिक्स रेट है या रहने का रेट वो कितना है, और डेली जो भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति वो कितना है। दो चीजें पूछा है, छात्रावास का फिक्स रेट, नियत रेट, चाहे खाए चाहे ना खाए, ठीक है ना, फिक्स रेट, और फिर डेली भोजन करने का रेट बताओ कि कितना डेली भोजन करने का लगता है, ठीक है ना। तो दो चीजें पूछा है, दोनों को हम मान लेंगे। ये चौथे का पहला है, माना नियत जो फिक्स है, नियत व्यय छात्रावास का नियत व्यय रुपए X तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय रुपीस Y है, ठीक है ना। रहने का व्यय X रुपए और एक दिन के भोजन का व्यय Y रुपए है। एक छात्र है वो 20 दिन का, 20 दिन के लिए कितना खर्चा कर रहा है, 1000 रुपए, ठीक है ना। तो आप प्रश्नानुसार है, छात्र ए, छात्र का नाम है ए के लिए, ये जो छात्र ए है वो 20 दिन खाना खाता है और उसके लिए 1000 रुपए, कुल मिला के 1000 रुपए, खाने बस का 1000 रुपए नहीं दिया, टोटल कितना पैसा दिया उसने, 1000 रुपए। तो उसमें ये फिक्स रेट भी शामिल है, भाई ये पैसा तो लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम खाना खाओ चाहे ना खाओ। तो उसमें फिक्स रेट भी है, और रहता कितने दिन, 20 दिन खाना खा रहा है, एक दिन खाना खाने का कितना है Y रुपए, तो और 20 दिन खाना खाने का भाई, एक दिन का Y, 2 दिन का दूसरा Y, 3 दिन 3 Y, 4 Y, 20 दिन का 20 Y। तो इस तरह से छात्र ए के लिए नियत व्यय लगेगा ही, नियत व्यय और प्लस 20 दिन के खाने का कितना हो गया 20 Y, नियत व्यय प्लस 20 Y, और कुल मिला के उसने कितना रुपए दिया 1000 रुपए, ठीक है ना। छात्र ए 20 दिन खाना खाने का कितना रुपए देता है 1000 रुपए, एक दिन खाना खाने का Y रुपए है तो 20 दिन खाना खाने का 20 Y, पर इसमें ये पैसा भी शामिल रहेगा भाई, रहने का भी तो देगा, कि खाना खाने का तो थोड़ी लगेगा, ये तो 100% है कि ये पैसा इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर छात्र बी के लिए, छात्र बी ने 26 दिन भोजन किया, कितने दिन भोजन किया 26 दिन, एक दिन का Y तो 26 दिन का 26 Y, और ये पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा X प्लस 26 Y, ठीक है। कितने दिन भोजन किया 26 दिन भोजन किया, ये पैसा नियत भाड़ा तो लगेगा क्योंकि रह भी रहा है, 26 दिन भोजन किया और उसके लिए उसने कितना दिया 1180 रुपए दिए, ये हो गया। हमको X और Y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए दो इक्वेशन हमको मिल गए। आपके पास प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणनखंड विधियां हैं, किसी भी विधि का इस्तेमाल करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, X और Y की वैल्यू आ जाएगी। अगर X या Y किसी भी के गुणांक सेम है, सेम मतलब जैसे यहाँ 20 लिखा है यहाँ भी 20 होता है, जैसे इसमें 1 लिखा है यहाँ भी 1 होता है, पता है नहीं, तो आपको फिर कोई विधि लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट घटा सकते हो, ठीक है। कब घटा सकते हो ये ध्यान रखना है, जब इसके आगे लिखी संख्या और इसके आगे लिखी संख्या एक ही हो। इसके आगे क्या लिखा है 1 लिखा है, इसके आगे भी 1, अगर यहाँ 5 5 लिखा होता दोनों जगह तो भी आप घटा सकते थे। गुणांक एक ही होना चाहिए, एक ही तरह दिखना चाहिए, क्यों, ताकि जब हम घटाएं तो x गायब हो जाए, या हो सकता है y में एक ही तरह की संख्या लिखी हो तो हम घटाएं तो y गायब हो जाए, ऐसा, ठीक है ना। तो हम घटा लेते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर
ठीक है, घटा देते हैं। x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1100। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखो x माइनस x कट गया। 20y माइनस 26y, 20y में 26y घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 6y। भाई छोटी संख्या बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस 6y। यहाँ घटाएंगे भाई, ये 1180 में 1000 घटाना है, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 180। ये 1180 है, 1000 पर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 180 बटे माइनस 6। माइनस माइनस कट गया और 6 का 6, 6 3 18। y बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। ये y था क्या? y एक दिन के भोजन का व्यय था, मतलब एक दिन के भोजन का पैसा कितना लगता है? 30 रुपए। तुम लोग एक टाइम खाने का 30 रुपए खा लेते हो, ध्यान रखना, बहुत पैसा लगता है खाने के, ठीक है ना। अब हम y की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी एक पे रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, y का मान 1 में रखने पर ये हो जाएगा x प्लस 20 गुणे y 30 बराबर 1000, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 2 तिहाई 600 बराबर 1000, ठीक है। ये हो गया x बराबर 1000, ये उधर जाएगा तो माइनस 600, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 1000 में 600 घटाएंगे तो 400। तो x क्या था? हमारा नियत व्यय था, मतलब वो तो देना पड़ेगा, एक प्रकार से किराया है x, तो 400 रुपए किराया लगेगा और एक दिन के खाने का कितना है? 30 रुपए। अतः नियत व्यय रुपए 400 तथा एक दिन खाने का व्यय रुपए 30 है, ठीक है। प्रतिदिन खाने का व्यय आ गया और ये आ गया। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को पीछे आप लोगों को बता भी चुका हूं, सारे क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने सेटअप कीजिए, बन जाएंगे, लगाएंगे तो बन जाएंगे सब। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली 3.6। ठीक है, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं आप लोगों को, पहले इसको आप लोग इक्वेशन के टाइप में बनाना है, ठीक है ना। समीकरण के टाइप में इसको बनाना है, बने हुए नहीं है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? इस तरह से होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरह से होना चाहिए। पर ये इस तरह से दिए नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है? पहले इस तरह से इसको बनाना है और जब बन जाएगा तो फिर उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले क्या करना है? बनाना है, और जब बन जाएगा तो उसके बाद इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए बना लेते हैं। पहले का पहला दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y, ये सब नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। 1/2x 1/3 ये 2y बराबर 13/6, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन टाइप में नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे x अपॉन में दिया हुआ, ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -1 हो जाएगी। इस टाइप में पहले इसको बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इसके लिए हम मानेंगे
माना 1/x, ये 1/x दिया हुआ ना, इसको किसी दूसरे चर से हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 1/x बराबर कुछ भी दूसरा चर, मान लिया चलो p मान लेते हैं, p तथा 1/y इक्वल टू q। ये 1/x 1/y 1/x 1/y टाइप में दिया था, हमने क्या किया, इसको दूसरे चर से रिप्लेस कर दिया। चर ही है ये, p और q चर ही है, ऐसा नहीं है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये p और q यहां रख देते हैं। अतः समीकरण, मान लो ये समीकरण 1 व 2 थे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो 1/2 x को हम कैसे लिख सकते थे, 1/2 into 1/x अलग अलग, तो 1/2 x हो जाता। अब हमने 1/x की जगह पे क्या मान लिया, p, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो उसी तरह से रहेगा और इसकी जगह p। अब p ऊपर है, 1/2 p नीचे नहीं है, p कहां है, ऊपर है, चाहे आप p/2 लिख लो, p/2 भी लिख सकते हो, चाहे 1/2, p कहां है, ऊपर है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से 1/3 y 1/y की जगह q रख देंगे, q ऊपर है, चाहे 1/3 q लिखो और चाहे q/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये भिन्नों का जोड़ लगाना है। अभी उस तरह से a और b को हम लोग, ये जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, इंटीजर्स बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व करो कि 2 और 3 का एलसीएम 6, और चाहे ऐसा करो 3 का गुणा इधर कर दो, 3 1 कम 3 p प्लस 2 1 कम 2 q बटे 2 तिहाई 6 बराबर 2। 2 तिहाई 6 क्या बताया है, चाहे आप एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हो ना, 2 में 6 का भाग किया, 3 का ऊपर गुणा किया, और चाहे डायरेक्ट ऐसा कर दो ये। अब 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया हमारा 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब लग रहा है कुछ लीनियर टाइप से, इसको हम इधर भी ला सकते हैं, पर अभी दे लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एक समीकरण में किया, अब इसी तरह दूसरे में तथा दूसरे को कैसे करेंगे, 1/3 फिर 1/x है, 1/x, तो 1/x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, p, ये हो जाएगा ऊपर p प्लस 1/2 q, ठीक है ना, 1/3 p प्लस 1/2 q इक्वल टू 13/6। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा इधर तो 2 1 कम 2 p, 3 का गुणा इधर 3 q, और नीचे का गुणा 2 तिहाई 6। भाई ऐसा नहीं कि इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया तो 9 गायब, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया और नीचे का, अदरवाइज एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, इक्वल टू 13/6। अब क्या करेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे तो उसके साथ में वो इनटू पे जाएगा, तो इधर बचेगा 2p प्लस 3q बराबर 13/6। पहले से था 6 इनटू पे गया, ये बटे वाला उधर गया, ऐसे ही वाला गया था ना, 6 ऊपर गया उसके साथ में इनटू हो गया, तो 6 दूनी 12 वो भी गया, तो ये 6 से ये 6 कट गया, ऊपर नीचे तक कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन ठीक ठाक दिख रहे हैं। इन इक्वेशंस को आप वर्गीकरण विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, जिस विधि का इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हो। देख लेते हैं इक्वेशंस क्या है, किस विधि से लगाते हैं, विलोपन विधि से लगाते हैं, ठीक है ना। समीकरण 3 व 4 से देखो 3 क्या लिखा हुआ है, एक साथ लिख लेते हैं, 3p
प्लस 2q इक्वल टू 12 और 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं? अगर दोनों के गुणांक समान होते तो हम डायरेक्ट घटा देते। तो देखो ऊपर 3 लिखा है, नीचे 2, अगर 3 में 2 घटाएंगे तो p बच जाएगा, इसमें भी घटाएंगे तो वही बच जाएगा। गुणांक 2 3 3 2, अगर 3 3 होते तो फिर डायरेक्ट घटा देते, या जैसे यहाँ पे लिखा है 2 2 होते हैं, 3 3 होते तो घटा देते, पर ऐसा नहीं है। तो फिर गुणांक हम पहले बराबर करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसके गुणांक मतलब p के जो आगे लिखा हुआ है, p के जो आगे संख्या लिखी है उसका गुणा ऊपर वाले में और इसका गुणा नीचे वाले में, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये मैंने केवल दिखाने के लिए आप लोगों को लिखा था कि समीकरण 3 व 4 है, ठीक है ना। समीकरण 3 में ये 3 था हमारा, 3 में काय का गुणा करना पड़ेगा 2 का और 4 में 3 का। समीकरण 3 में यहीं से आप लिख सकते हो विलोपन विधि के लिए, समीकरण 3 में काय का गुणा करना है 2 का, 3 में 2 का तथा समीकरण 4 में, समीकरण 4 में ये चौथा समीकरण था ना, इसमें काय का गुणा करेंगे 3 का, किसके गुणांक का 3 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके क्या करते हैं विलोपन में घटाते हैं। हमने सब लिख दिया कि भाई इतना इतना गुणा कर दो और उसके बाद घटा दो, समीकरण 4 में 3 का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख बताया ना क्या क्या समीकरण है, कैसे कैसे करना है। देखो समीकरण 3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6p प्लस 3 दूनी 6q बराबर 12 त्याई 36। समीकरण 3 में काय गुणा कर दिए 2 का, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 का कर रहे हैं, 2 दूनी 4q और 12 दूनी 24। इसीलिए दोनों इक्वेशन अगर साथ में लिखे होते तो गड़बड़ नहीं होता है, और मैंने थोड़ा सा मिटा दिया तो गड़बड़ होने लगा। ये ऐसा लिखा था, ये ठीक है ना। इस वाले में 2 का गुणा करेंगे, 2 त्याई 6p, 2 दूनी 4q और 12 दूनी 24, और इस वाले पे 4 में 3 का गुणा करने पे इसके गुणांक का, तो 3 दूनी 6p प्लस 3 त्रिकाई 9q बराबर 13 तिया 39, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, घटाना है, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, घट गया 6p में 6p घट गया भाई, 6p जैसा 6p माइनस हो गया, 0 हो गया। 4q में 9q घटाना है, 4 में 9 घटाएंगे 5, अब बड़ी संख्या पे माइनस है, 4 माइनस 9, 4 छोटा 9 बड़ा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो 9 में 4 घटाएंगे 5 बट माइनस में। इसी तरह इधर भी घटाएंगे, ऊपर 24 लिखा है, नीचे 39, बड़ी संख्या लिखिए ना, तो 39 9 में 4 घटाएंगे 5, 3 में 2 घटाएंगे 1 बट माइनस में, क्योंकि माइनस 39 था, बड़ी संख्या पे माइनस, रिजल्ट माइनस। तो यहां से q इक्वल टू आ जाएगा -15 बटे -5, कट जाएगा, माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 5 क्या है, q इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब q की वैल्यू अब चाहे 3 में रख दो और चाहे 4 में रख दो, q का मान 3 में रखने पर, q का मान 3 में रख देते हैं, q का मान 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3p प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, q की वैल्यू आ गई थी, रख दिए। ये हो गया 3p प्लस 2 त्याई 6 बराबर 12, ये हो जाएगा 3p इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 3p इक्वल टू 6, 3p इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, तो p इक्वल टू हो गया 2, p इक्वल टू हो गया 6/3, तो p इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, ठीक है ना। 3p इक्वल टू 6
अब p की वैल्यू निकालनी तो 3 को उधर लेके जाएंगे 6/3 तो p इक्वल टू 3 एक कम 3 3 दूनी 6। तो p और q की वैल्यू आ गई, पर हमको p और q की वैल्यू नहीं बतानी थी, हमको काय का मान बताना है। हमको मान बताना है x और y का, क्योंकि जो हमारा सवाल दिया हुआ था वो x और y पे दिया हुआ था। किस पे दिया है सवाल? x और y पे दिया हुआ है, तो हमको किसने बताना है? x और y का आंसर बताना है, ठीक है ना। तो इतना निकालने के बाद हमने क्या रिप्लेस लिया था, ये लिखा होगा 1/x बराबर 3। तो इतना निकालने के बाद नीचे से लिखेंगे अतः p की भी वैल्यू नहीं निकालनी x y को, तो 1/x बराबर p, या यहां से लिख दो। अब चूंकि उसके बाद चूंकि 1/x इक्वल टू क्या है? p, और p की वैल्यू हमने कितने निकाल ली? 2, तो p की वैल्यू रख देते हैं 1/x इक्वल टू 2। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? देखो x उधर गया, ठीक है। अब इतना सारा क्वेश्चन है, बार बार लिखने की जरूरत है, बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। x उधर जाएगा तो इधर बचेगा क्या? 1 बराबर 2x, मतलब क्या गुणा हो गया। फिर x तो 2 बटे पे आएगा, तो 1/2 उधर क्या बचा? x 1/2 इंप्लाइज दैट x बराबर 1/2, ठीक है। 1/x बराबर p, p की जगह पर 2 रख दिया, इस x को उधर लेके गया तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमको x की वैल्यू निकालनी थी तो 2 इधर ले गया है, तो x बराबर मिल गया 1/2। इसी तरह तथा 1/y बराबर q था, और q की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है ना। यहां से y बराबर जैसा इसका निकाला इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो x और y की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भाई इनको पहले लीनियर इक्वेशंस टाइप्स में आप बनाओ, उसके बाद बनाने के बाद x और y की वैल्यू को निकालो, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, करीब 8 क्वेश्चन दिए हुए थे, एक मैंने बता दिया, कुछ आप लोग ट्राई करो, आप लोग लगाओ, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसको फिर मैं एक दिन और बता दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।